अभी सर्विसों में वार का माहौल चल रहा है। ईरान, इराक, यूएसए का युद्ध चल रहा है। क्या ये भविष्य में विश्व युद्ध के संकेत है? आज के माहौल में कंडीशंस बन सकती हैं। अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो भारत की स्थिति क्या आज के दिन? मुझे नहीं लगता है कि अगर आज के दिन हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है भारत का, तो क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? 100% अमेरिका तो करेगा ही करेगा। यूएसए पाकिस्तान को हमेशा से ही सपोर्ट करते आया था। अगर अब युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान पे भारत का कब्जा होगा? अगर सरकार चाहेगी, हमें पीओके वापस चाहिए, आर्मी सक्षम है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कोई कमी नहीं। पाकिस्तान जैसे देश को कंट्रोल करने के लिए वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक ही एजेंडा रहा है, वो है इंडिया की बर्बादी। अगर आज के दिन भारत का और चाइना का युद्ध होता है तो भारत की स्थिति में है? टेक्नोलॉजी और उस सब के हिसाब से वो सुपीरियर है। अगर कोई सोचता है कि चाइना हमारे ऊपर पूरा एरिया ही कैप्चर करके बैठ जाए, वो सब पॉसिबल नहीं। आज के दिन सबसे अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास जो पहले नहीं थी? आपको पता लग रहा है कि लोग कहां पर मूव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज कर दिया। आपने लंबे समय तक देश की सेवा की, काफी जंग लड़ी। क्या कभी कोई ऐसा मिशन किया प्लान ना हो और एकदम से मिशन करना पड़ गया हो? जब हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में रहते थे, जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो अचानक से ही लॉन्च होते हैं। आप ऑफिसर रहे हो कई सालों तक। ऑफिसरों पे काफी आरोप लगते हैं कि लड़ाई तो जवान लड़ता है, ऑफिसर तो पीछे से कमांड देते हैं और फिर बाद में वाहवाही लूट लेते हैं। क्या सत्य है ये बात? आप कांग्रेस टाइम में भी आर्मी में रहे और बीजेपी के टाइम में। फौज के आर्मी के हित में कौन सी सरकार अच्छी? चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमारे को जब हम ऑपरेशंस करते थे, हमें पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो गई और हमको टास्क मिल गया तो हम उसको अंजाम देते। आप कारगिल में रहे हो -40 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो कितनी मुश्किलें होती हैं उधर रहने? स्पेशल राशन मिलता है और स्पेशल क्लोथिंग मिलती है, बिकॉज आप नॉर्मल क्लोथिंग से आप उधर नहीं रह सकते। ऐसा सुनने में आता है कि जब ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की तो डॉग्स वगैरह खिलाए जाते, क्या सत्य है ये? कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान। क्या एक पैरा कमांडो एमएमए फाइटर को हरा सकता है? हम तो काम ही वो कर रहे हैं कि जिसमें मरना मारना है। सो पीठ पाट देगा हमें थोड़ा, लेकिन अगर हमारा हाथ चल गया, जब अगर हम मारेंगे तो फिर हम रुकेंगे नहीं। आज हमारे साथ है भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह। सरहद के असली अनुभव, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान के युद्ध की सच्ची कहानियां। आज सब कुछ खुलकर जानेंगे। ये पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। नवीन, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप? बहुत बढ़िया। कैसा गुड़गांव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। हमने तो छोड़ दिया गुड़गांव, थोड़ी पर आता रहता हूँ, बट गुड़गांव हरियाणा पर से मेरा घर भी, वैसे जो मेरे पैटर्नल, मेरे फादर का घर है वो अंबाला कैंट में ही है। तो वैसे मैं हूँ पंजाब से, लेकिन मैं हमेशा से रहा हरियाणा में ही हूँ। बढ़िया। देहरादून ज्यादा बढ़िया, वहाँ तो ट्रैफिक बहुत है। गुड़गांव में भी यहाँ आराम से। नहीं, देहरादून भी दूसरा गुड़गांव है अगर आप भी देखा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट है। अब मुझे नहीं लगता ये भी गुड़गांव के रूप में ही जाएगा, बट मे भी थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा। सही है। आपको पहाड़ पसंद है? जितना मेरे को पहाड़ पसंद है तो मेरे लिए ठीक है। मैं कोने में रहता हूँ, मेरे को ज्यादा सिटी से लेना देना नहीं है। बट मेरे को गुड़गांव भी बहुत अच्छा लगता था, यानी मेरे को पर से, क्योंकि अगर आप देखो तो जो मेरे ट्रूप्स जिनके साथ मैं यूनिट में था, मेजॉरिटी लोग हरियाणा, राजस्थान और पंजाब यहाँ से बिलोंग करते थे। सो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी हरियाणा हमेशा मेरे और मेरा घर, मैं पूरी स्कूलिंग, कॉलेज, वो हमेशा दिल में रहा। वो दिल में, यानी कि मैं अपने गांव में तो मेरे ख्याल से पंजाब में 2-3 बार ही गया हूँगा, बट थ्रू आउट मैं रहा तो हरियाणा में ही हूँ। हरियाणा वालों का चूरमा पसंद आ गया। नहीं, मैं बता रहा था, मेरे तो हरियाणा के ट्रूप्स और राजस्थान के ट्रूप्स, जो स्पेशली मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ। हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे। तो हम लोगों को एक जहाँ पर रोड हेड था, जहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ देते थे, फिर ऊपर पहाड़ों पे तो पिट्ठू लेकर ही जाना पड़ता था। सब अपना पिट्ठू उठाते थे, कोई इसमें वो नहीं है। तो मेरा बडी था वो हरियाणा से था, मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ का था या फिर रोहतक, कहीं कहीं वो था वहाँ का, ठीक है। तो हम लोग पहाड़ चढ़ने लगे, तो और जो पहाड़ चढ़ने का टाइम होता था, बिकॉज
आप ऑब्जर्वेशन में हो तो ज्यादातर रात को होता था। रात को हाँ, रात को, यानी 7-8 बजे जब सिविलियन विविलियन बंद हो गए तो फिर हम ऊपर को पहाड़ की तरफ, एक तो अंधेरे में पता नहीं लगता था कितने पहाड़ चढ़ गए और कहाँ जा रहे, यानी मालूम है बट आपको उतना, तो हम लोगों ने जब 3-4 घंटे चल लिए तो 7-8 घंटे का, तो मैंने बोला भाई तू 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 तेरी स्पीड क्यों कम हो रही है? बोला आपको दिखाता हूँ। तो उसने अपना पिट्ठू जो था, जो रक्सैक था वो खोला, उसमें उसने 5 kg का जो घी का पीपा नहीं होता, लोग एम्युनिशन, यानी एम्युनिशन तो मिल जाता है लेकिन लोग कुछ रखेंगे कुछ सामान। मैंने बोला ये क्या है? तो वो 5 kg घी ले शुद्ध घी अपने घर से, बोला साहब इसके बिना पहाड़ नहीं चढ़े जाते मेरे से। हरियाणा वाले ज्यादा खाते हैं घी। बहुत ज्यादा खाते हैं। और उसकी जान, सेकंड इंसिडेंट, मैंने अपनी यूनिट में हरियाणा के जाट लड़कों को, जब हम लोग हमारे बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स और ये सब बहुत सारे कंपटीशन होते थे पैरा ब्रिगेड में, और वो टफेस्ट ब्रिगेड है, यानी उससे ऊपर कोई फिजिकल फिटनेस में है नहीं, क्योंकि मैं उधर रहा हूं उनके साथ। इतना बड़ा स्टील का गिलास शुरू होने से पहले पूरा देसी घी का भरा हुआ, इतना, यानी उसमें होगा 200-250 ml, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, ऐसे पीकर और भागते थे। और जान, जिसको हम कहते हैं ना शरीर में जान होना, ये प्रोटीन पाउडर, बॉडी बिल्डिंग, इनसे शरीर में जान नहीं आती। जान उसको कहते हैं कि 50 kg का पिट्ठू लेकर भी जवान चढ़ रहा है वो, यानी वो जान। हरियाणा में कहावत है सर, दूध दहिया खाना ये मेरा हरियाणा, तो वो शुरू से ही दूध मैं सच बता रहा हूं खाते हैं, आपको, तो इसीलिए ताकत है। ताकत, यानी जिसको आप रियल स्ट्रेंथ कहते हो ना, ये नहीं कि अगर 2 दिन खाना ना मिला या 1 दिन खाना ना मिला तो बंदा फिर भी उसी ताकत से काम कर रहा है, और ये आता है आपकी खुराक से। बिल्कुल, यानी कि अगर आप, यानी खाना तगड़ा खा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि कितने उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने फैट्स हैं, कि आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी डाइट भी वैसी है। बट यही है, हरियाणा वाले देखते ही नहीं, ये तो फैट वैट तो नहीं। फैट वैट का उनको कोई चक्कर नहीं है। मैंने काफी नौकरी की उनके साथ, उनके लिए कोई लेना देना नहीं है। और वो आपको उसी हिसाब से खाने में भी चीजें डालेंगे जो आप, अफसर मैस अलग चीज है, लेकिन जब आप लंगर वंगर में, और तो हरियाणा के हॉलमार्क है कि उनका घी उनके साथ में पक्का पक्का चल रहा होगा, चाहे वो जाट रेजिमेंट है, चाहे वो पैराशूट रेजिमेंट है, चाहे कोई भी रेजिमेंट है, वो अपना घी का पिप्पा उनका हमेशा साथ में रहेगा। अभी सर्विसों में वार का माहौल चल रहा है, ईरान, इराक, यूएसए का युद्ध चल रहा है, क्या ये भविष्य में विश्व युद्ध के संकेत है? आज से कुछ साल पहले तक मुझे लगता था कि वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होगी, यानी विश्व युद्ध जो है ना वो नहीं होगा। पर आजकल हालात इतने अजीब से, यानी कि अगर आप पूरा वर्ल्ड देखो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमेशा से रही है, लेकिन आप कुछ ज्यादा। और विश्व युद्ध को होने के लिए अगर आप फर्स्ट विश्व युद्ध देखो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखो, ब्लॉक्स जब बनते हैं ना कंट्रीज के, अलाइड एक्सेस, जब 4 देश इकट्ठे हो गए, 5 इधर हो गए, इधर नाटो बन, जब ये सारी चीजें जब होना शुरू होती हैं, जब ब्लॉक्स बनना शुरू होते हैं, जो पावर ब्लॉक्स बनते हैं, उसमें युद्ध होना, बिकॉज आपने एक पे अटैक किया, आपने दूसरे ने उसके साथ संधि की, ट्रीटी साइन की हुई है, तो आप घुस गए, तो लड़ाइयां वैसे बढ़ती चली जाती हैं। और आज के माहौल में हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज क्योंकि अब कोई मैं पहले कुछ, आज से अगर आप मेरे से 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोल देता, मैंने बोला भी होगा कहीं पर कि वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती। बट अब मुझे लगता है कि कंडीशंस बन सकती हैं, होगी नहीं होगी उसका तो मैं खैर अभी भी, क्योंकि युद्ध की गारंटी कुछ नहीं है, आपको तैयार रहना है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, छोटा सा इंसिडेंट कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी आपने पहलगाम हुआ तो बिल्कुल ही 4-5 दिन के लिए ऑफ सिंदूर में बिल्कुल ही हो गया था, ठीक है, बट वही है कि आसार हैं, बन सकते हैं, बट होगा, हो सकता है, हो भी सकता है, बिकॉज आजकल
टाइम्स वो जैसे बिल्कुल बाय द बुक वाले हैं ना, वो रहे नहीं। अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो भारत की स्थिति क्या आज के दिन? देखिए, अब भारत ने, अगर आप शुरू से देखोगे ना, तो इंडिया ने कभी भी किसी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं किया है। जिसको हम नॉन अलाइंड बोलते हैं, हम लोग वो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर से हम लोग अफेक्टेड होंगे ज्यादा। हमारा जो मेन कंसर्न वो चाइना और पाकिस्तान का। लेकिन आजकल संबंध हमारे यूएसए से भी खराब होते जा रहे हैं, वो बिकॉज और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया है। यूएसए पाकिस्तान को हमेशा से ही सपोर्ट करते आया था। बीच में हमने 15-20 साल में, जब ये ट्रम्प जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेकंड टेन्योर में आए, फर्स्ट टेन्योर ठीक था जब पहली बार थे, उसके बाद जो बाइडेन आए, उसके बाद दोबारा जब ट्रम्प आए हैं, उसमें जाकर ये टैरिफ्स के कारण थोड़ा सा वो, जो 20 साल की हमने एक दोस्ती बनाई थी, वो मेरे हिसाब से थोड़ा बैक ट्रैक पे चली गई है ना, वो थोड़ा पीछे चली गई है। बट ये मानना कि यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट आजकल ज्यादा कर रहा है, वो शुरू से ही करता आया है। चाहे आप 1971 में, हम लोग जब यूएस 7th फ्लीट हमारे लड़ाई के उस माहौल में आ गई थी, जब हम 71 में लड़ रहे थे, तो रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था। तो यूएस ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। आज के लिए आने से, अब करने से ऐसा कोई नई बात नहीं है। बिकॉज अगर आप देखो, यूएस को जो बेसिस चाहिए, चाहे उसको अफगानिस्तान को कंट्रोल करना था, चाहे उसको चाइना पे नजर रखनी थी, चाहे उसको इंडिया को चेक में रखना था, पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री उसके लिए कभी कोई थी नहीं। चाहे आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, कजाकिस्तान, इधर रशिया, कहीं से भी जो एक सेंट्रल बेस उसको चाहिए था, वो हमेशा उसको पाकिस्तान में मिला है। तो यूएस ने कभी भी पाकिस्तान को चाहे कुछ भी बोला हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन उसकी सपोर्ट कभी नहीं छोड़ी है। बिकॉज वो उनके लिए एक ऐसी जगह है जहां से वो हर जगह पे कंट्रोल रख सकते हैं। और इंडिया पहले, अगर आप देखोगे आज से 20-25, हम लोगों ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौरान और इवन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के दौरान, जब हम लोगों ने थोड़ा यूएस की तरफ बढ़ना शुरू किया था, उससे पहले हम यूएस से हमारा कोई लेना नहीं। हम लोग ज्यादा रशिया और यूएसएसआर से ज्यादा हमारा वो था। चाइना से तो हमारी 1962 के बाद से कभी बनी ही नहीं। सो हमारा जो पिछले 20 साल में हमारी जो पूरी ज्यादा यूएस से इक्विपमेंट और सब चीजें आनी शुरू हुई, बट प्रेजेंट वाले टेन्योर ने वो 20 साल की मेहनत को मेरे हिसाब से बिल्कुल कम कर दिया है। बिकॉज टैरिफ्स में जो हमने, जब टैरिफ लगने शुरू हुए और जब ये सब चल रहा था, सो उसके हिसाब से थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिलेशनशिप थोड़े में मन मिटाव है। पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन अब हम उसको उतना अच्छा दोस्त नहीं कह सकते जितना हम सोच रहे थे कि वो होंगे। अगर आज के दिन हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है भारत का, तो क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? 100% अमेरिका तो करेगा ही करेगा, पर युद्ध होने नहीं देगा अमेरिका। बिकॉज आप एक चीज मान के चलिए, जब अभी ऑप सिंदूर हुआ था, उसमें में भी अमेरिका ने पहले ही बोला था कि दोनों देश युद्ध, यानी उन्होंने ऑल आउट वॉर के लिए कभी सपोर्ट नहीं किया था। बिकॉज उनके लिए इंडिया और जो पाकिस्तान है इक्वली इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान थोड़ा सा उनका रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि उनको, जैसे मैंने आपको बताया, जो उसकी लोकेशन है और उसको कंट्रोल करना, उसको जरूरत ज्यादा है, और हम लोग नॉन अलाइंड रहे हैं। बट सपोर्ट यूएस उनकी करेगा, लेकिन फुल स्केल वॉर होने के लिए वो पाकिस्तान को भी मेरे हिसाब से प्रोत्साहन नहीं देगा कि इक्विपमेंट और सब कुछ सप्लाई करना शुरू कर दे। अगर अब युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान पे भारत का कब्जा होगा? ये क्वेश्चन तो ज्यादा पॉलिटिशियंस ज्यादा अच्छा आंसर कर सकते हैं। आप देखिए, क्योंकि जो फौज है ना, आपके एक नेशनल पावर है, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी देश में आप स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करते हो, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, और फौज, ये हम एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर बाहर से अटैक आता है तो उसके लिए फौज ही है आपके पास, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है।
तो जो फौज है वो एक फोर्स प्रोजेक्शन का माध्यम है। अगर गवर्नमेंट बोलेगी, अगर सरकार चाहेगी, अगर रूलिंग पार्टी जो भी केंद्र में सरकार है, अगर वो चाहेगी कि लड़ाई करनी है और हमें ये एरिया, तो फौज के अपने प्लान्स हमेशा से रेडी रहते हैं, फौज उसको अमल करेगी। लेकिन हम कितना अंदर जाएंगे, कहाँ तक हम करेंगे, ये सारी जो वो फौज डिसाइड करती है, बट आदेश तो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। अगर फौज बोले, अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि लड़ाई करनी है, हमें पीओके वापस चाहिए, या फिर हमें इस पोस्ट को या इस हिसाब से अटैक करना है, तो हमारी आर्मी आर्मी सक्षम है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कोई कमी नहीं है। वो तो यानी कि उनकी जो तनख्वाह है और जो उनकी ट्रेनिंग है और जो उनका इक्विपमेंट है, वो इन्हीं चीजों के लिए है। एज ए आर्मी ऑफिसर अगर पाक पे कब्जा हो तो भारत को फायदा है? मेरे हिसाब से हाँ, बिकॉज आप देखिए आज 47 के बाद से नियरली 80 साल से सिचुएशन कभी नॉर्मल नहीं रही है। आप 1947 में लड़ाई लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, 88, 89 ऑनवर्ड्स आप J&K स्टेट में मिलिटेंसी लड़ रहे हो। उसके बीच में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब की मिलिटेंसी आई। अगर आप मिलिटेंसी, जिसको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉक्सी वॉर जो ये कहते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो आप कहते हो, ये सब किसने चलाई थी? ये पाकिस्तान नहीं चलाई, पाकिस्तान नहीं सपोर्टेड है। हथियार, असला, आइडियोलॉजी चलो अंदर की हो सकती है, लेकिन ये सब सप्लाई जो हुआ, ये सब पाकिस्तान ने किया। आतंकवाद का दूसरा नाम पाकिस्तान है। हाँ, आतंकवाद का दूसरा नाम पाकिस्तान है, और उन्होंने ही सब कुछ सप्लाई किया। सो पॉइंट ये है कि आप कब तक इसको सहोगे। या तो आप एक बारी बंद करो। अभी सेकेंड पॉइंट जहां पर सब लोग सोचने में आते हैं, वो आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। बोथ, यानी दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर परमाणु बॉम्ब है। अब वो बोलेगा मैं छोड़ दूंगा, ये कर देंगे, वो, सो उसका भी है। बट मेरे हिसाब से पाकिस्तान जैसे देश को कंट्रोल करने के लिए वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यस, वॉर होने से बहुत सारी चीजें नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा उस चीज को कर्ब कर सको, बिकॉज पाकिस्तान का सुधरने वाला नहीं है और उसका एक ही एजेंडा रहा है, वो है इंडिया की बर्बादी, किसी भी तरह से इंडिया की प्रोग्रेस को रोकना। अभी आपने परमाणु का जिक्र किया, अगर परमाणु हमला करता है पाकिस्तान, तो भारत क्या रोकने में सक्षम है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से हमारा नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है, बट हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और न्यूक्लियर वॉरफेयर में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूक्लियर वॉर, जिसको परमाणु बॉम्ब्स की लड़ाई कभी नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता। ये बाहर देशों का भी प्रेशर रहता है, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग। लास्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी, तब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था बॉम्ब, वो 1945 की बात है। अब हम नियरली 2045 में आ रहे हैं, 100 साल होने वाले हैं। वो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हम कभी नहीं, बट यस, लड़ाइयाँ होंगी। बंदरवाड़ी ग्रुप की कह सकते हैं उसकी, पाकिस्तान हाँ, यानी कि छोटी मोटे लिमिटेड, आजकल का जो आप कंसेप्ट अगर आप देखोगे लड़ाई का, तो किसी एक थिएटर में रहेगा। अब आपने सिंदूर में भी देखा, सिर्फ नॉर्दर्न थिएटर और वेस्टर्न पार्ट, रान ऑफ कच्छ, उधर ही इफेक्ट हुआ था। आप कारगिल वॉर में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया ने पूरा पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कोई इफेक्ट नहीं था, फोर्सेस डिप्लॉयड थी, लेकिन सारा एक्शन ऊपर नॉर्थ में चला था। और अभी जब गलवान भी हुआ था, तो एक यानी थिएटर बेस्ड ऑपरेशंस हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। बिकॉज मेरे हिसाब से इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप हर तरफ लड़ाई लड़ोगे और पूरा ऑल आउट वॉर करोगे, तो आर्थिक स्थिति और कितना आदमियों का नुकसान होगा वो कोई लेना नहीं चाहता। होंगी छोटी लड़ाइयाँ होंगी, 3-4 दिन 5 दिन चलेंगी, बंद होंगी, उसके बाद खत्म।
बिकॉज उसमें आप जितना दुश्मन के ऊपर नुकसान कर सकते हो कर दो, उसने आप पे कर दिया। जो तेज होगा, जिसके पास इनिशिएटिव होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी ठीक वो होगी, ज्यादा नुकसान वो ज्यादा करेगा। नुकसान करेगा। पर अगर आप सोचो कि 25 दिन, 1.5 2 महीना लड़ाइयां चल रही हैं, वो सब ने, वो उतनी लंबी लड़ाई नहीं चलेगी। अगर आज के दिन भारत का और चाइना का युद्ध होता तो भारत किस स्थिति में है? देखिए चाइना, देखो चाइना हमसे न्यूमेरिकल और टेक्नोलॉजी में सुपीरियर हो सकता है। मेरे को चाइना की सिर्फ एक चीज पे मेरे को डाउट है, और वो है कि बैटल रेडीनेस कितनी है। यानी कि सोल्जर की काबिलियत ट्रेनिंग पे नहीं डिपेंड करती, जिसको हम कहते हैं कि बैरल गर्म रहना चाहिए। यानी कि आप लगातार कांटेक्ट में रहो। अगर आप फायर फाइट्स देख रहे हो, आप लड़ाइयाँ देख रहे हो, तो सोल्जर ट्रेंड रहता है ना। खाली ट्रेनिंग करने से आपके अंदर वो पैनापन जिसको कहते हैं वो नहीं आता। सो बैटल रेडीनेस उनकी कितनी है, टेक्नोलॉजी और उस सब के हिसाब से वो सुपीरियर है। बट अगर कोई सोचता है कि चाइना हमारे ऊपर पूरा एरिया ही कैप्चर करके बैठ जाए, वो सब पॉसिबल नहीं है। वो नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आपने गलवान में भी देखा था कि ईस्टर्न लद्दाख में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, उतना ही होगा। बिकॉज चाइना भी उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, उतना चालाक है, युद्ध करना नहीं चाहता वो भी युद्ध, बिकॉज आपकी रिसोर्सेज सबकी खराब होती हैं। अगर आप कहीं पर भी युद्ध में जाते हो, वो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हो जाता बहुत कमजोर हो जाता है, और किसी भी युद्ध को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। सो उन सब चीजों को सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मुझे नहीं लगता पंगा पड़ सकता है। थोड़े बहुत एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन थिएटर बेस्ड होंगे, वो चलता रहेगा। वो उसको आप नहीं रोक पाओगे कि कभी यहां पर कोई घुस गया, हमने कुछ पकड़ लिया, उन्होंने कुछ अंदर कर दिया। ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन पूरा खुला लड़ाई होना मुश्किल है। इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी को कंपेयर करें तो हम यूएस आर्मी से कितना पीछे हैं? देखिए, अगर आप माइंडसेट और फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो उसमें माइंडसेट में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है, लड़ने की काबिलियत, बिकॉज इंडियन आर्मी भी स्ट्रांग है। जहां तक आपकी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का सवाल है, उसमें यूएस हमसे बहुत आगे, बहुत आगे। यानी कि इक्विपमेंट, और ऐसा नहीं है कि वो आगे हैं। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे, हमारे को 75-80 साल हुए हैं आज़ाद हुए, वो 1776 से, यानी 250 पौने 300 साल से आज़ाद होकर बैठे हैं। सो उनकी रिसोर्सेज डेवलप्ड है, उनका काम वैसा रहा है, एंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपने इक्विपमेंट पे। तो उनका इक्विपमेंट वाइज वो हमसे तगड़े हैं। लेकिन अगर वैसे आप सोचो कि वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट या स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगभग बराबर ही है। पूरे वर्ल्ड में देखें तो कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे सक्षम है? मेरे हिसाब से जो मेरे को जो सबसे सक्षम लगती है, वो है नंबर 1 पे स्पेशल एयर सर्विस ब्रिटेन की, बिकॉज उसके रीजंस हैं उनके ऑपरेशंस, और सेकेंडली उनका दूसरा, जब ये रेज हुई थी ना स्पेशल फोर्सेस, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेशल एयर सर्विस ही रेज हुई थी। उसी के ब्लूप्रिंट पे आपकी ग्रीन बेरेज, यूएस स्पेशल फोर्सेस, नेवी सील्स, वो सब बना था। सो वो जिसको हम कहते हैं फाउंडिंग फादर्स थे, वो। सेकेंड में यूएस की स्पेशल फोर्सेस, जो बेसिकली इनकी जो Tier 1 यूनिट्स हैं, जैसे कि आपका डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरेज और सील टीम्स, जो सील टीम 6 हैं, इन लोगों की द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है, ऑपरेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आप देखो कि अगर इंडियन स्पेशल फोर्सेस, इवन हम लोग जितने भी ऑपरेशन कर लें, लेकिन हम अपनी कंट्री में ऑपरेशन करते हैं। बिल्कुल। हम कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते हैं। हम लोग एक्सपीडिशनरी, हम लोग बाहर जाके नहीं लड़ते। लेकिन जब आप अलग देशों में, दूर के देशों में, अलग अलग टेरेन में, अलग अलग जगहों पे जाके लड़ते हो, तो आपका ऑपरेशनल एक्सपोजर बढ़ता है। तो यूएस आर्मी तो हाँ, तो उन्होंने अफगानिस्तान में भी लड़ाई लड़ी है, इराक में भी लड़ी है, सीरिया में भी लड़ी है, अफ्रीका में भी लड़ी है। वो आपके जहाँ पर भी ट्रबल्ड स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हर जगह वो जाते हैं। सो
उन लोगों का एक्सपोजर हमसे ज़्यादा है। ये कुछ स्पेशल फोर्सेस हैं, बाकी इंडियन स्पेशल फोर्सेस में ये नहीं बोलूँगा चाहे वो हमारी है, मार्कोस, गरुड़, सब बराबर हैं, बट जितना आपको ऑपरेशन का एक्सपोजर, जितनी आपने लड़ाई लड़ ली, जितना आपका दिल खुल गया, जितना आपने चीज़ें देख ली, जितना दूर आप जाकर लड़ लिए, उतने आप अच्छे बन जाओगे। वो सिंपल मैथमेटिक्स। आज के दिन सबसे अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास जो पहले नहीं थी? आजकल देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, टेक्नोलॉजी ने जो किया है, पहले हमें पता नहीं रहता था कि यानी लिमिटेड नॉलेज होती थी बैटलफील्ड की ना, कि लड़ाई में क्या चल रहा है। अगर आपको मालूम हो कि दुश्मन की फोर्सेस इस जगह से इस जगह जा रही हैं, इधर आप कर सकते हो। सो जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है वो आजकल बहुत, बिकॉज सैटेलाइट्स हैं, आपके अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स हैं, आपके हज़ारों चीज़ें हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजी, अगर आपको एक एक जगह, अगर आपने हल्का सा मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह फोर्सेस को स्विच किया तो पूरा वर्ल्ड देखता है उसको, ठीक है। सो जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आपको पता लग रहा है कि लोग कहां पर मूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज कर दिया है। आपको हर मूवमेंट का पता लग रहा है, आपकी सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पर दुश्मन का ठिकाना है, कहाँ पर उसकी फोर्सेस मूव कर रही हैं। सो इन सब चीज़ों से मूवमेंट करना, अपनी तरफ से आगे बढ़ना, लेफ्ट राइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी ऐसी है कि किसी भी प्रकार की जिससे आपको बैटलफील्ड की नॉलेज मिल रही है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। अभी जो माहौल चल रहा, जो लड़ाई के अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसा नहीं लगता कि आगे चल के सोल्जर खत्म हो जाएंगे, ड्रोन से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी? नहीं, देखिए सोल्जर्स कभी खत्म नहीं होंगे, बिकॉज आप एक बात मान के चलिए कि अगर आपको सपोज इंडिया ने पाकिस्तान पीओके पकड़ना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी पीस ऑफ ग्राउंड को तभी अपना बता सकते हो जब आपके सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाएं और इंडिया का झंडा लगा दें, सिंपल। सो उस काम के लिए आपको सोल्जर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आप उसको रोबोट से करो या कैसे करो, लेकिन आपको फिजिकल प्रेजेंस वहां पर चाहिए, तो सोल्जर्स का रोल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी वाली थोड़ी लड़ाइयां देखोगे, जिसमें ऑप सिंदूर लीजिए आप, है ना, इसमें, और इससे पहले आप बालाकोट वाली स्ट्राइक्स भी देखो। और जैसे वर्ल्ड प्रोग्रेस, अभी यूक्रेन और रशिया सोल्जर्स और ग्राउंड ऑफेंसिव्स में गए, 4.5 साल से वो लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान में 2001 दिसंबर में यूएस फोर्सेस पहुंच गई, 20 साल वहां पर रही। उसामा बिन लादेन को तो उन्होंने 2011 फर्स्ट में 2011 को ही मार दिया था, उसके बाद भी 10 साल वो रहे। इराक में 2003 में इन्वेजन किया, पहले उसके बाद वहां पर आईएसआईएस की मिलिटेंसी शुरू हो गई। तो जहां पर भी आप ट्रूप्स डालोगे ना, वहां पर प्रोट्रैक्टेड यानी लंबा वॉरफेयर कोई नहीं चाहता, बिकॉज वो आपकी रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा है। सो लड़ाइयां ऐसी होंगी जिसमें प्रेसिशन गाइडेड एम्यूनिशन, ब्रह्मोस मिसाइल गई, आपने पीओके में टेरर हब्स उड़ाए, पाकिस्तान ने उसका ड्रोन से रिटेलिएट, कहीं पर भी ग्राउंड फोर्सेस अंदर नहीं घुसी, यानी कि बॉर्डर टेक्नोलॉजी ज्यादा, हाँ, टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, उन सब का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। इवन लोग ट्रुप्स भी अंदर बाहर ज्यादा नहीं किए, बिकॉज एक बार ही अपने ट्रुप्स अंदर डाल दिए, कोई पकड़ा गया, कोई कैजुअलिटी। अब ये वाली जो लड़ाइयां हैं, इसमें आप मिसाइल से नुकसान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका कोई जवान तो नहीं यूज हो रहा, या पीछे 50, 100, 200 किलोमीटर से आप फायर करके आप इधर ही बैठ। सो लड़ाइयां इस प्रकार की आप कहीं पर भी देखो, चाहे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, चाहे कहीं पर भी, तो ऊपर वो B-2 बॉम्बर्स आते हैं, वो बॉम्बिंग करते हैं, ड्रोन्स फायर करते हैं। जिन देशों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, पाकिस्तान ने ज्यादा इकोनॉमिकली उसने छोटे लेवल के ड्रोन्स फायर किए, ठीक है, चाहे वो जम्मू था, कठुआ था, आप नीचे आ जाओ रान ऑफ कच्छ तक, तो उन्होंने उसको, वो
कम ऑप्शन है। सो लड़ाई अभी उस हिसाब की नहीं होगी कि आप बहुत सारे ट्रूप्स अंदर जा रहे हैं, ऊपर नीचे जैसे कर रहे हैं, पहले होती थी। जैसे पहले होती थी। आपने लंबे समय तक देश की सेवा की, काफी जंग लड़ी, क्या कभी कोई ऐसा मिशन किया जिसपे पहले से प्लान ना हो और एकदम से मिशन करना पड़ गया हो, और जैसे दूसरे देश की सीमा में घुस के करना हो, या एकदम से किया हो? नहीं, दूसरे देश की सीमा में तो मैं यानी कि नहीं घुसे हम लोग ज़्यादा, बट जब हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में रहते थे, वहाँ पर आप एक चीज़ मान के चलिए कि वो जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो अचानक से ही लॉन्च होते हैं। उसमें 24 घंटे में जैसे आपको खबर आई तो उसमें कोई ये नहीं है कि रात दिन ऊपर, कोई समय नहीं है। रात को भी खबर आ सकती है, दिन में भी आ सकती है, दोपहर सुबह कभी भी, बिकॉज आपको दैट इज वाई उस ऑपरेशंस में जो आपकी मेंटल मोबिलिटी और जो आपका काम करने का तरीका है, एडजस्ट करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी वहां पर जो ट्रूप्स डिप्लॉयड होते हैं उनको भी फौज, बिकॉज आपकी मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशंस रात को लॉन्च होते हैं। सो आपकी जो बॉडी क्लॉक, आपकी जो बॉडी साइकिल हैं, आपकी जो काम करने की क्षमता है, वो आप अपनी बॉडी को एक लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीने बाद आपको छुट्टी मिलेगी क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस हो। सो जो जितने ऑपरेशंस जो काउंटर टेररिस्ट वाले होते हैं, सो वो जो ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑन द स्पॉट। कोई मैंने अनलेस एंड अनटिल कोई हमने ऐसे ऑपरेशन प्लान किया हो जिसमें हमको सर्वेलेंस करनी हो किसी गांव की, या फिर हम खुद से प्लान करके जा रहे हैं, अदरवाइज सारे ऑपरेशंस अनप्लान्ड होते हैं। और बिकॉज हम स्पेशल फोर्सेस में थे तो हमारा जो लोड आउट या फिर जो टैक्टिकल गियर, या फिर आप पिट्ठू बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो हमेशा तैयार रहता था। चाहे आप कहीं पर भी हो, छोटा सा टाइम मिलेगा आप तक। कोई ऑपरेशन जो आप मेरी ऑडियंस को शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें हम लोगों को एक बारी इनपुट मिली थी। ये यानी कि ये ऑपरेशन बेसिकली बिल्कुल जो बिल्टअप एरिया, जिसको हम जैसे वैली फ्लोर, जो कश्मीर में पुलवामा शोपियां वाला जो एरिया है जहाँ पर ये है, तो ये वहाँ का ऑपरेशन है। सो इसमें हम लोगों को खबर मिली थी कि एक पर्टिकुलर घर में, इसमें यानी कि हमें कोई सक्सेस नहीं मिला, हमारे पे उल्टा फायर आ गया था। बिकॉज हम लोग एक तो टाइम पे जब हमें लगना था वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। सेकेंडली इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बिकॉज हम हर जगह तो हम मार ही रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। और दूसरा जो सोर्सेज थे, जो सोर्स था हमारा, उसने भी हमको प्ले अप कर दिया था, यानी कि उसने डबल क्रॉस कर दिया था। सो जो काउंटर टेररिस्ट है वो जिसको कहते हैं ना कि बिल्ली चूहे का गेम है, वो पूरा वैसे चलता है। अगर आप इसको ऑपरेशन को वैसे देखो तो आपका जो दिमाग है वो हमेशा काम पे रहेगा, यानी कि कभी। सो हम इस ऑपरेशन में, हमको खबर थी 3 टेररिस्ट की कि वो इस घर में आने, और लगभग वो रात के 8 साढ़े 8 बजे, गर्मियों का टाइम था। सो हम लोगों को जिस घर की इनपुट थी कि यहां पर आएंगे और जिस रास्ते से आएंगे, कंफर्म था कि इधर आएंगे, तो हमें हमको इंगेज करना था। लेकिन पहले क्या हुआ, जब हम अपनी लोकेशन से निकले तो क्योंकि गर्मियों के टाइम में 6:30 7 बजे तक तो दिन ही था, दिन ही रहता है। हाँ, अगर हम 7 बजे निकले तो फिर 8 बजे तो हम उधर, क्योंकि वो था 7-8 किलोमीटर दूर, तो हमें गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ना था। ठीक है, सो हम लोगों ने जो सिविल की गाड़ियां होती हैं उनको उठाया और हम उसमें निकले। बिकॉज फौजी गाड़ियां मूवमेंट, जब मैं इन ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, बहुत आज से 20-25 साल पहले जब थे, तो उस पर आईडी ब्लास्ट हो जाता था, तो फौज अपनी गाड़ी निकालती नहीं थी। अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो अगर कोई सिविल की गाड़ी जाती थी, सिविलियन को उतारते थे, कुछ सिविलियन बिठाते थे, खुद बीच में बैठ के फिर निकल जाते थे, फिर उसको एक पॉइंट तक लेकर जाएंगे, वहाँ पर छोड़ते थे, फिर दूसरे। तो ऐसे करके, क्योंकि
फौज की गाड़ी निकलती थी तो आईडी ब्लास्ट होता था उस पर, ठीक है। सो हम लोग उन्हें यही किया, हम लोग गए जिस रास्ते से, एक तो वो घर बिल्कुल गांव के कोने वाला घर था, ठीक है, उसके बाद पूरे वो आतंकवादी आने वाले थे, और जहां पर उसके साथ पूरे लीची के बाग थे। सो जून जुलाई में लीची बहुत अच्छी तरह से आती है उधर, हाँ। सो हम लोग लीची, और वो सॉरी लीची नहीं, वो चेरी थी, चेरी की खेती, तो उसके पेड़ थे। तो सामने से जो ट्रैक आ रहा था हमारे को बेसिकली उसको कवर करना था। जादी पार्टी हमारे 2 स्क्वाड थे, एक स्क्वाड हमने 6 बंदों का एक स्क्वाड होता है, तो 2 ही स्क्वाड लगाए थे, बिकॉज आप ज्यादा मूवमेंट करो तो फिर भी सिविलियंस को खबर आ जाती है, पता चल जाता है। सो जो हमको खबर दी थी, जिस रास्ते से हम लोग आए, बिकॉज हमको जाते वक्त जल्दी जाना था, सो हम लोग एक पॉइंट ए पे जहां तक हमको रुकना था वहां पर रुके, वहां से हमने गाड़ियां छोड़ी और हम लोग उस घर के आसपास लगे। मेन अप्रोच जो कवर करनी थी वो थी हमारी, क्या कहते हैं, उस रोड जो एक ट्रैक और पगडंडी जो उस लीची के बाग से आती, ये सॉरी चेरी के बाग से जो आती थी, उसको कवर करना था। तो टेररिस्ट वहां से नहीं आए। पहली बात तो टेररिस्ट आए, रूट उन्होंने फॉलो ही नहीं किया, वो आए दूसरी तरफ से, यानी कि लीची वाली बाग जो था उसके अंदर से आए, यानी कि उन्होंने जिस जगह से आना था उधर नहीं आए। पहले हमारा उधर फायर फाइट हुई, ठीक है, तो हमारे ऑल्दो तो हम तो तैयार थे कि अगर बाई चांस इधर से कोई आ जाए तो फायर फाइट हमारा उधर ही हो गया। तो और कितना 10-12 मीटर के ऊपर फायर खुला, वो वहां से भाग लिए। अब जो हमारा सोर्स था उसको मालूम था कि ये बंदे जाएंगे तो यहां से ही, रास्ते का पता था, रास्ता उनको मालूम था, ठीक है। सो हम लोग उस रास्ते से, क्या हुआ, हमने गाड़ी उठाई और हमारा लोकेशन दूर था, ठीक है। सो हम लोगों ने एक डिटूर लिया और हम लोग गए। एक स्क्वाड पैदल गया, एक ने गाड़ी उठाई। एक ने जहां गाड़ी उठाई एक ही रास्ता जाता था जो वापसी का था, तो उन्होंने 400-500 मीटर गाड़ी चलाई देखने के लिए कि कहीं हमारा, बिकॉज जब खबर गलत हुई तो हमको पहले ही पता लग गया था कि कोई पंगा पड़ सकता है, तो हम सारे बंदे वापस गाड़ी में नहीं गए, आधे पैदल गए, आधे इधर से गए, एक गाड़ी को, हाँ, क्योंकि हमको डबल क्रॉस का, और हमको सोर्स की वो कितना सही है ना, हमको उसको भी पकड़ना था। तो हमने गाड़ी उठाई, 300 मीटर चलाई और फिर गाड़ी को, जो उसके अंदर 2-3 सिविलियन बैठे थे, उनके साथ भेज दिया। जब वो गाड़ी आगे गई, बिकॉज उसकी लाइटें वाइटें हमने ऑफ करवाई हुई थी, वो आगे और 200 मीटर की, जहां हमारी एक स्क्वाड जहां हमारा उतरा उसके ऊपर उधर फायर आ गया। तो यानी पहले हाँ, वो वेट कर रहे थे, पहले उसके ऊपर फायर, आईडी वाईडी ब्लास्ट नहीं हुआ, बिकॉज हम काफ़ी गाड़ियां बदल रहे थे, उनको मिलिटेंट्स को उतना आईडी लगाने का टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन उसके ऊपर फायर आ गया। सो फिर हमने सोर्स को उठाया, फिर हमने से पूछा, भाई कई बार सोर्स भी डबल क्रॉस कर देते हैं, बहुत बारी होता है। यानी कि अगर आप सोचते हो कि जैसे फौज की सिखलाई में, किताबों में, ये सामने ट्रेंच है, इधर लड़ाई है, इधर एलएमजी बंकर है, इधर आरएल पिट है, ऐसे काउंटर टेररिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सोर्स को कई बार जानबूझ के हमारे साथ मिलिटेंट ही भेजते हैं प्लांट करके, ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन ले सकें, और सोर्स तो बेसिकली आप जितना पैसा फेंकोगे, जिसने ज़्यादा पैसा फेंका वो उसी के साथ हो जाता है, और एक सोर्स एक ही खबर देगा आपको, यानी कि वो फिर हम उस दिन हमारे पहले कांटेक्ट मिस हुआ, उसके बाद हमारे ऊपर फायर हुआ, फिर हम बच गए। बट किस्मत अच्छी है, और आपको अपना दिमाग, और आपको हमेशा उधर प्रेजेंट रहना पड़ता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा घर दिमाग की पीछे कहीं और ही सोच रहे हो, बिकॉज अगर आपकी मेंटल मोबिलिटी नहीं है, जो मैंने आपको बोला कि कहाँ पर आपको कैसे करना है, सो वो बहुत ज़रूरी है। सो ये एक ऑपरेशन था जिसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन हम खुद ही बच गए, क्योंकि हमेशा जैसे मूवीज़ और इसमें दिखाते हैं कि आप हमेशा ही मिलिटेंट मार रहे हो, ऐसा होता नहीं है। बहुत बारी टाइम लगता है, बहुत महीने लगते हैं, पूरी रात खुद भी फंस जाते हैं, बिकॉज वो
उस बिकॉज आप ये मान के चलो कि अगर आप किसी को मारने निकले हो तो कोई भी आपको भी तो मारने निकला ही, सो वो भी उतना ही दिमाग लगाएगा और उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप तो अपने कैंप लोकेशन में आकर आराम से बैठ जाते हो ना, हथियार साइड में रखकर। उसके तो चेंबर में राउंड एक बारी पाकिस्तान से वो आया, उसने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, वो तभी चेंबर से राउंड बाहर जाएगा जब वो या तो वो मर जाएगा या फिर वो, उसके लिए तो वो 24 वो तो घंटे do and die के लिए डू एंड डाई के लिए, तो दैट इज ऐसा चलता है उधर। आप ऑफिसर रहे हो कई सालों तक, तो ऑफिसरों पे काफी आरोप लगते हैं कि लड़ाई तो जवान लड़ता है, ऑफिसर तो पीछे से कमांड देते हैं और फिर बाद में वाहवाही लूट लेते हैं, बंगलों में रहते हैं। तो क्या सत्य है ये बात? नहीं, देखिए आपको मैं एग्जाम्पल के साथ प्रूव करूंगा, ठीक है। जो इंडियन आर्मी है वो ऑफिसर लेड आर्मी है। अगर आप अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को देखोगे तो उनके, या फिर अमेरिकन फोर्सेस को, तो उनके ऑफिसर्स प्लानिंग स्टेज में, उनके जो हवलदार और सार्जेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा लड़ाई में रहते हैं, ठीक है। उनका ऑपरेशन एक्सपोजर ज्यादा रहता है। बट इंडियन आर्मी में आपका जो ट्रुप कमांडर है, जो 3 असॉल्ट वो सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है। सो यहां पे जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, सारा कुछ ऑफिसर्स। ये नहीं है कि ऑफिसर ज्यादा अच्छे हैं या फिर जवान ज्यादा खराब हैं या ऑफिसर को ज्यादा फैसिलिटी है, या काम सारे ही बराबर कर रहे हैं। मैं इन्फेंट्री में रहा हूं और मैं ज्यादा स्पेशल फोर्सेस में रहा हूं। बाकी रेजिमेंट्स का मैं आपको इतना नहीं बता सकता कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या उनका होता है। बट स्पेशल फोर्सेस में अगर मेरी पीठ पे 35 किलो है ना एज ऑफिसर, तो जवान के भी 35 किलो ही है। वो सब, अगर मैं एक RL का HE राउंड जो 3.5 kg का होता है वो उठा रहा हूं, तो वो भी उठा रहा है। मेरा जो बडी है वो ऑफिसर नहीं होगा, मेरा ऑफिसर तब आगे कौन जाता है? बराबर, जवान भी ऑफिसर भी। कई जगह अगर आपके स्क्वाड्स, अब जैसे मैं आपको बता रहा था, जिस स्क्वाड में मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया, तो उसका जो दूसरे स्क्वाड में हवलदार कमांडर था, और जब हम ID वाले में गया उसमें मैं था। सो उसको मैंने बाहों से भेजा, मैं गाड़ी में बैठा, तो जिस गाड़ी पे फायर आया, सो इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है कि जवान ज्यादा करता है ऑफिसर। बट अगर आप देखोगे, ऑफिसर को आगे इसलिए होना पड़ता है बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट उधर है, जिसको हम डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड कहते हैं। आप पीछे बैठ के युद्ध को आगे से, बिकॉज हम जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप जनरल हो कि आप आर्मी हेडक्वार्टर या कमांड हेडक्वार्टर में बैठकर आप ऑपरेशन प्लान कर रहे हो, लेकिन जो फुट सोल्जर जो अंदर घुस रहा है, उसमें तो ऑफिसर जवान सब इक्वली अंदर घुस रहे हैं। उसमें जो उस घर के अंदर जब हाइड आउट सर्च हो रहा है या फिर रूम इंटरवेंशन ड्रिल हो रही है, उसमें ऑफिसर उधर का उधर ही है। उसमें वो कैप्टन मेजर उनके साथ है। हो सकता है CO ना हो उधर, ठीक है, CO ना हो, बट उधर उसके साथ ऑफिसर जवान के साथ, तो दोनों का रोल इक्वल है। पर ये बोलना कि जवान आगे चले जाता है और ऑफिसर पीछे चले जाता है, ऑफिसर आगे चले जाता है, आर्मी के ऊपर मुख्य आरोप लगता है हमेशा। नहीं, कोई आरोप नहीं है। ये आर्मी के ऊपर ये तक भी बोला जाता है कि ऑफिसर जवानों से काम लेती है, उनकी जो वाइफ होती है वो भी उनको काम बताती है। देखिए, वो ऐसा है कि मैंने अपने उस रेजिमेंट में, हमारी रेजिमेंट में ये सब नहीं होता है। हमारे में तो नहीं, ये बोलना कि कोई किसी से काम लेते हैं या नहीं, बडी सिस्टम है। अभी मेरा जो बडी है वो तो मेरे साथ लड़ाई में ही, वो तो मैं भी उसका स्लीपिंग बैग, एक ही स्लीपिंग बैग में रह रहे हैं, वही पूरियां वो खाता है। मैंने ऐसा नहीं होता देखा। अगर कहीं होता होगा तो हमारी पैराशूट रेजिमेंट में नहीं होता ये, ठीक है। बाकी रेजिमेंट में मेरे सामने और मेरी सर्विस के दौरान मैंने नहीं देखा। आप कांग्रेस टाइम में भी आर्मी में रहे और बीजेपी के टाइम में भी। फौज के आर्मी के हित में कौन सी सरकार अच्छी है? फौज के हित की सरकार का कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। फौज ने तो जो काम करना था, और जो काम, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर आपको
फौज को ये टास्क देना है, चाहे वो कांग्रेस दे, बीजेपी दे, चाहे कोई भी दे, वो काम करेगी। मैंने अभी एक ऑफिसर के साथ ही पॉडकास्ट किया था आर्मी की। वो बता रहे थे कि पहले कांग्रेस टाइम में ऐसा होता था कि दिल्ली से आदेश आते थे, तब तक हम बंदे बैठे रहते थे, और अभी फिलहाल फुल छूट थी बीजेपी के राज में, हम कोई भी डिसीजन खुद ले सकते थे। क्या ऐसा था? नहीं, मेरे को नहीं है ऐसा। मैं यानी कि चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमारे को जब हम ऑपरेशंस करते थे, हमारे को किसी भी प्रकार की, सरकार तो बहुत बड़ी लेवल है, हमको कहीं अगर हमें पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो गई और हमको टास्क मिल गया तो हम उसको अंजाम देते थे। हमारे को पॉलिटिकल विल, क्योंकि जो आप लेवल की बात कर रहे हो वो जनरल्स पे कहीं पर होता होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट हमारे टैक्टिकल लेवल पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, उससे कोई 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 लेना देना नहीं। वर्दी और काम तो वही है ना, सो वो चलता रहेगा। आप सीओ की पोस्ट पे रहे हो, कितनी सैलरी होती है एक सीओ की? सैलरी सीओ की मेरे हिसाब से अगर अलाउंसेस पकड़ लो तो शायद 1.5 और 2.25 लाख के, पर मैंने कभी अपनी सैलरी चेक नहीं की, बट 1.5 और 2.25 लाख के बीच में होती होगी मेरे ख्याल से, एक अलाउंसेस पकड़ के। अगर आप फील्ड में हो तो आजकल अलाउंसेस बढ़ गए हैं, हमारे जिस टाइम टाइम आप मेजर थे उस टाइम कितनी सैलरी थी? मेजर विद अलाउंसेस, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस में थोड़ा ज्यादा अलाउंस मिलता है। नॉर्मल जो मेजर होते हैं उनकी कितनी होती है? मेरे ख्याल से 1 लाख होगी, अब मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को 9 लाख के मैंने आसपास मेरे हिसाब से। अभी क्या क्या कौन सा कमीशन, पे कमीशन चल रहा है, कैसे है, उसका मुझे मालूम नहीं है। आप कारगिल में रहे हो -40 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो कितनी मुश्किलें होती हैं उधर रहने में? क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? खाना पीना कैसे आता है? अच्छा, तो कारगिल में क्या होता है कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में होते हो तो आपकी फौज का कंसेप्ट है जिसमें हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते हैं। सो 7-8 महीने का जो खाना है वो आपको पूरा डिहाइड्रेटेड मिलेगा, यानी कि फ्रेश जैसे अब प्याज टमाटर जो फ्रेश होता है ना, वो नहीं आता। उस सब का प्याज का जैसे डिहाइड्रेटेड वर्जन जो होता है, जो पैकेट में आता है, वो होगा। आपको 5-6 टाइप की नूडल, मैगी, टॉप रेमन, कपो नूडल्स वो मिलेंगी, घी होंगे, चॉकलेट होंगी कम से कम 10 टाइप की, जो भी आप कैडबरी से लेकर, बिकॉज आपको वहां पर स्पेशल राशन मिलता है और स्पेशल क्लोथिंग मिलती है, बिकॉज आप नॉर्मल क्लोथिंग से आप उधर नहीं रह सकते। सो ज्यादा लड़ाई मौसम की है और आदमी की दिल की है, कि मेरा दिल, और आप अपने आप को उस माहौल में कितना खुश रह सकते हो, कितने मस्ती मार सकते हो, कितनी जल्दी उस टाइम को आप काट सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये सब, अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप अंडा है, वो अगर उसमें अगर मैंने ऐसे करके मार दिया ना किसी को, तो वो पत्थर से भी ज्यादा टाइट हो जाता है। तो पहले आप उसको गर्म पानी को, पानी कैसे बनाओगे? दांत ही टूट जाएंगे खाते टाइम। नहीं, तो उसको पानी को पहले आप बर्फ को पिघलाओगे, तो पता नहीं कितने बैरल केरोसिन ऑयल के। मैं 2004 की बात कर रहा हूं, जब मैं कारगिल में था, आज से 22 साल पहले। सो फ्रेश आना, यानी कहीं सब्जी कई बार तुक्के से आ जाती थी, लेकिन अदरवाइज क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हो जाते हैं। सो एक बार आप पोस्टों पे चढ़ गए और सामने पाकिस्तान है, तो आपको रहना भी है, आपको वो भी करना है, और फोन फान तो उधर कुछ काम नहीं करता, ठीक है। लाइनें वाइनें आपकी टूट जाती हैं। हमारे आजकल तो फिर भी फौज ने बहुत डेवलपमेंट की होगी, हमारे टाइम में वो 2.5 kVA का जनरेटर होता था, उससे सिर्फ रेडियो सेट की बैटरियां चार्ज होती थी। आपकी चाय फेवरेट है, फिर वो कैसे बनती थी उधर? वो उसी पानी से, स्टोव के ऊपर, वो बत्ती वाले स्टोव भी होते थे और प्रेशर एक स्टोव आता है, वो फौज मना करती थी, और सीकड़ी होती थी उसी के ऊपर, यानी पानी आपको वो वाला नहीं मिलेगा, पानी आपको बर्फ से पिघलाना। हाँ, तो आप तो पीते होगे उस टाइम? हाँ, चाय सिगरेट विगरेट सब पीता था मैं तब। अब नहीं पीता हूँ, यानी सिगरेट नहीं पीता हूँ, बट वही टाइम वो सब, उन सब चीजों के साथ खाना वाना पूरा बनता था। यानी आपको खाने का मन नहीं करता, लेकिन आप घूमते रहो, मैं पहाड़ पे ऊपर नीचे घूमता, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता रहता था। ऐसा सुनने में आता है कि जब ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, तो डॉग्स वगैरह खिलाए जाते, क्या सत्य है ये? स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन में कभी कभी
ट्रेनिंग के दौरान। लाइव ऑपरेशंस में जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आपके पास खाना पीना होता है, पर जस्ट ट्रेनिंग के लिए, फॉर द, यानी कि बताने के लिए इंसान को कि तुम ये कर सकते हो, पर एज अ रेगुलर नहीं। बट हाँ, अगर आप असम रेजिमेंट में चले जाओ तो वो लोग तो खाते हैं। वो लोग तो खाते ही हैं। नागा भी तो खाते नागा भी खाते हैं। नागा से नागा असम रेजिमेंट बड़ी खुश होकर खाते हैं। हमारी जब तो मैं उस एरिया कारगिल में तो था, लोग सोते ही नहीं होंगे। नहीं होते नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब बड़ा तगड़ा किस्सा है ये। जी। मैं कारगिल में था, तब मैं स्पेशल फोर्सेस में नहीं था, मैं अपनी पेरेंट यूनिट में था। तो जो हमसे जिस यूनिट को हम रिलीव कर रहे थे अपनी पोस्टों पे, तो वहाँ पर असम रेजिमेंट थी। तो असम रेजिमेंट ने उधर के सारे कुत्ते खा लिए, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने 2-3 बिचेस रखी हुई थी। अब हम लोग इधर इंडिया था, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, और बीच में नो मैन्स लैंड है। इस पे माइन वाइन गिरी हुई थी 1971 की, यानी कोई इधर जा नहीं सकता है। अगर माइन फट गई, कई बार गांव वाले नीचे थे, लेकिन कई बार कुत्ते वुत्ते चले आते थे तो माइन पे फट के उनके पाँव वो मरते रहते थे, ठीक है। तो ये असम रेजिमेंट वाले क्या करते थे, ये जो इनकी 3 बिचेस थी, इसका नाम था बेनजीर, ये भेजते थे उधर पाकिस्तान में, ये जाती थी, और इनके पीछे कुत्ते आते थे, तो वे कुत्ते इधर आते थे, फिर उनको काटते थे। तो असम रेजिमेंट खाती थी वो। तो पाकिस्तान के आदमी ना मिले तो कुत्ते ही काट के कुत्ते, खा ले हाँ, कुछ तो वो सब, ये सब फौज में बहुत होता रहता है। तो हमारी वहाँ पर जहाँ पर हमारी अल्फा कंपनी थी, वहाँ पर पोस्ट में ऊपर से अगर पाकिस्तान के बर्तन गिरते थे तो हमारी पोस्ट पे आते थे, फिर ये नीचे वाले ऊपर फेंक देते थे उनको कि वापस ले लो अपने बर्तन। वो आपस में चलता रहता है। वो जब फायर असॉल्ट होता है तो पूरी फायर वायर खुलता था, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है। जब आपको कोई आतंकवादी मिलता था जिंदा, तो ऐसा मन करता था क्या कि इसको अभी मार दूं या पकड़ के सवाल पूछे जाएं? वैसे तो मैंने ज्यादा आतंकवादी पकड़े नहीं है, कोई मरे तो हुए मिला ही मिले। होगा कभी ना कभी, एक आधा मिला है वो। या मार के मरा हुआ बता दिया। नहीं, वो ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। बट ज्यादा जिंदा बहुत कम मिले हैं, यानी जिंदा 1-2 ही मिले होंगे, बट उनको आप मार नहीं सकते बिकॉज उन्होंने आपको सरेंडर कर दे उसको जनरली हमने मारा नहीं कभी। लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया चाइना से डरता है, क्या सच है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से तो नहीं डरती। अब इंडिया चाइना से डरता है वो मुझे नहीं मालूम है, बट आर्मी का डर मेरे को नहीं लगता। आर्मी को किसी चीज से डर लगता है? आर्मी का काम है काम करना अपना। अगर दुश्मन तगड़ा है तो आप उसको ज्यादा फाइट देने की कोशिश करोगे, जैसे कि नॉर्मल होता है, पर ये नहीं है कि आप हथियार डाल दोगे। आप कोशिश करोगे, अगर कमजोर है तो भी आप उसको लड़ाई करोगे। तो डरना चाइना से पर से एज अ आर्मी ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मन तो बराबर ही है सबके लिए। आपका कोई ऐसा डरावना ऑपरेशन जिसमें आपको लगा हो आज वापस नहीं जा पाऊंगा, अगर ऐसा कोई है तो मेरी ऑडियंस से शेयर करो। ऑपरेशंस में हम लोग उसमें मिलिटेंट नहीं था, लेकिन मिलिटेंट के लिए हम लोग यानी ढूंढ रहे थे। बट हम लोग जहां पर ऑपरेशन करते हुए पहुंच गए थे, बिकॉज हम लोग एक हाइड आउट को सर्च कर रहे थे, ठीक है। और जनरली जो मिलिटेंट्स हाइड आउट बनाते हैं वो इतनी इनएक्सेसिबल जगह पे होता है कि वहां पर नॉर्मल आदमी पहुंच नहीं सकता। आप सोच भी नहीं सकते कि इधर हाइड आउट होगा। पत्थरों के बीच में, कहीं हाइट पे, कहीं कोने में, कहीं अंदर घुस के रोप लगाकर उनको रास्ता मालूम, यानी कि आप उधर पहुंचना। और आप अगर एक बार हाइड आउट के अंदर जाओ तो वहां पर आदमी, बिकॉज सर्दियों के महीने में उन हाइड आउट्स में गैस के सिलेंडर, खाना पीना, घी, यानी 4-5 महीने तक आदमी आराम से 3-4 आदमी बैठ कर लेट कर निकाल सकते हैं। लेकिन उनमें पहुंचना जो है, सो ऐसे ही एक हम हाइड आउट सर्च कर रहे थे और बर्फ का टाइम था। सो पहली बात, जब जिस बंदे ने वो हाइड आउट बनाया था वही हमारा सोर्स था, ठीक है। अब उसने बनाया वो गर्मियों में हाइड आउट, उसने पूरी उसकी, और हम उसको लेकर गए सर्दियों में, तो पूरी बर्फ पड़ने से वो जगह पहचान में नहीं आ रही थी। उसको खुद ही पता नहीं लग रहा था कि मैंने कहा। जनरल एरिया हमें मालूम था कि इस जगह पे हाइड आउट है,
ठीक है, प्रॉपर नहीं पता था। प्रॉपर नहीं पता चल रहा था। तो हम वहां पर 2 दिन उसकी सर्च करते हुए हो गए थे हमें। पहले तो हमें 8-10 घंटे लग गए उधर पहुंचने में ही ऊपर, क्योंकि रात को मूवमेंट होती थी। तो जब हम ऊपर पहुंचे, पहली एक जगह हॉल्ट किया, फिर दूसरी, फिर हम उसको 2 दिन हम उसकी सर्च कर रहे हैं, हमको मिला नहीं वो। और जब तीसरी दिन हमें मिला तो हमें रोप कैराबिनर से फिक्स करके बेस बनू कर जहां से हम उसको घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर यानी कि बेसिकली हम लोग ऐसे जब उस हाइड आउट के फेस में भी घुसे, क्योंकि मिलिटेंट्स ने उसका एक रास्ते पे कवर किया होता। अब अगर हम उस मेन रास्ते से आए, अगर उन्होंने कोई माइन वाइन या फिर कुछ लगाया हो ना, तो हम फिर हमारा वैसे ही नुकसान हो जाता, या बूबी ट्रैप या जिसको आप कह सकते हो, कुछ भी लगाया। सो हमको दूसरे जिस एंगल से हम लोग गए, तो हमको वहां से वो लटक कर जाना पड़ा उस पर। ठीक है, हम एक रोप हैंग कर रहे हैं, हार्नेस पहना हुआ है, कोई नीचे घुस के। सो उस दिन यानी कि आप लटके हो और नीचे ऐसे करके देखकर अगर नीचे गए तो कम से कम 500-600 फीट की वो वैसे ही खत्म है। तो वो ऑपरेशन वो है कि हालांकि उसमें मिलिटेंट वो उनको पता लग गया था, वो जा चुके थे, लेकिन उसको सर्च करना और अंदर जब हमने जाकर देखा, जो उनकी तैयारी थी, वाटर पानी की पाइप झरने से आ रही है, खाना पीना बहुत कुछ, तो उसको सर्च करने के लिए जो ऐसे हम लोग लटके हुए थे, अगर कोई सामने वाले रिज से हमारे ऊपर फायर कर देता तो हमारा कुछ नहीं होना था, हमने बच ही नहीं पाना था। सो वो एक आधे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि जिसमें आपको लगता है कि वापस जाए नॉर्मल, हाँ, यानी कि नॉर्मल हालात में अगर आप सोचो, तो अगर आप मेरे को आज बोलो कि मैं दोबारा वैसे जीता तो मैं कभी ना जाऊं उधर, नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा, उस टाइम पे ऑपरेशंस का एक जुनून, जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, तब बंदा करता है वो चीजें उसको करने। लेकिन अगर आप कई बार अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचो कि यार ये उधर सारा सामने से कोई, जब तुम वापस आप उस ऑपरेशन की डीब्रीफिंग करते हो ना, तब पता लगता है कि सामने अगर उनका एक भी बंदा बैठा होता तो 6 को वो लटके ही मार देता। और अगर हमारा बाय चांस बेस या फिर वो रोप जिस पे हमने फिक्स की थी वो टूट जाती, तो हम 600 फीट पे नीचे गिरते और मिलिटेंट हमें मिलता 0 और मरते 4 लोग। सो कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं, बट आप करते हो वो चीजें बिकॉज आपको उस टाइम पे आपका मिशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना, हाँ, कि करना है। तो वो कई बार पीछे वो उस टाइम पे याद नहीं आता, वो बाद में याद आता है। अगर आज आपकी एज 20 साल हो जाए तो दोबारा आर्मी हाँ। ज्वाइन करोगे? नहीं, पहले या क्रिकेट, कुछ और करोगे? पहले क्रिकेटर बनूंगा। हाँ, फिर पहले उसके बाद- क्रिकेटर बनने की कोशिश करूंगा, जो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर दोबारा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर लूंगा। कौन सी पैरा ये क्वेश्चन? कौन से पैरा? 7 पैरा सिर्फ, और कोई नहीं ज्वाइन करूंगा, अपनी यूनिटी करूंगा। ये इसमें क्या खास है ऐसा? मेरी जान है वो, मैंने अपनी यानी 12-13 साल मैंने उधर लगाए हैं, मेरे को उससे अच्छी यूनिट कोई नहीं लगती है। और क्रिकेटर बनते तो बैट्समैन बनते या बॉलर? बैट्समैन। सबको बैटिंग ही पसंद है। हाँ, सबको बैटिंग पसंद है आजकल। अब तो IPL में जितना, बट हाँ, बैट्समैन बनता हूँ। क्या एक पैरा कमांडो MMA फाइटर को हरा सकता है? अभी टेक्निक वाइज तो मेरे ख्याल से MMA फाइटर हरा देगा, लेकिन पैरा SF जो कमांडो है उसकी कोई टेक्निक नहीं है ना। वो आप देखो, 2 चीजें हैं, आप MMA फाइटर चाहे कोई भी फाइटर है, वो रूल्स रेगुलेशन से फाइट करता है। यानी कि अगर कि अपोनेंट ने हार बोल दिया, रेफरी है, हमारे में तो कोई रेफरी तो होता नहीं कि आज मिलिटेंट को मारना, हम तो काम ही वो कर रहे हैं कि जिसमें मरना मारना है। सो पीठ पाट देगा हमें थोड़ा, लेकिन अगर हमारा हाथ चल गया जब, पर फिर अगर हम मारेंगे तो फिर हम रुकेंगे नहीं। फिर ये नहीं है कि रेफरी ने वो कर दिया, बाउट रोक दिया, ये, हाँ, फिर वो उसी लेवल पे जाएगा। सो कर सकते हैं, पर हमारा यानी रूल्स नहीं है। हम जो काम करते हैं वो उसमें रूल का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है मरना है मारना। और MMA फाइटर्स है तो एक कॉम्बैट स्पोर्ट ही है ना। तो स्पोर्ट्स को एक आप अरीना में खेलते हो, एक चीज में खेलते हो, आप उसको रूल्स, अगर कोई हार रहा है आप गले मिलते हो। मिलिटेंट को मारने के बाद मैंने किसी को गले मिलते तो देखा नहीं आपस में कोई, यानी कि वो मिलिटेंट है, हमारी तो दुश्मनी है वो। सो उस लेवल की साइकी और उधर की वो करना अलग चीज है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे करूंगा। आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? और जब कॉलेज टाइम था तब किसी से प्यार हुआ था?
हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, एयर होस्टेस थी, वो भाग गई इन द सेंस कि किसी और हम लोग फौज में डिप्लॉय हो गए और वो गायब हो गई। आर्मी वालों के साथ रहना पसंद। अरे आर्मी वाले कहाँ, अभी एकेडमी की बात होगी तो वो ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस लंदन, और उसमें मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, तो वो हो नहीं सकता था। तो फिर वो भागने के बाद आपने पकड़ी नहीं, ढूंढा नहीं उसको? नहीं, मेरे को फौज ने टाइम नहीं दिया, मैं मिलिटेंटों के पीछे ज्यादा भागा, मैं उधर से गायब हो गया। और अब आर्मी छोड़ने के बाद मिली? कौन, वही? वो पता नहीं अब वो कहाँ है, अब वो तो आज से 25 साल पुरानी बात है। क्या वो तो पता इस पॉडकास्ट को देख के आपसे संपर्क कर ले। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संपर्क कर लेंगे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब कुछ हो नहीं सकता है, वो संपर्क ही रहेगा, या मे बी, आई डोंट नो। वो इसलिए भी बोल सकते हो आप, भाभी जी गुस्सा कर देगी। नहीं, वो मेरी वाइफ को मालूम है, अच्छा अच्छा। उनको मालूम है कि ऐसा था, बट वो खुश है मेरे ख्याल से अब कि कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है। आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, बच्चों की लाइफ, वो सब कैसी रही? क्योंकि एक आर्मी में जब रहते हैं, आर्मी time में कम देते आर्मी में देखिए, जब आर्मी में था मैं, कभी मैं, यानी कि होते हुए भी कभी उतना साथ, बिकॉज डिप्लॉयमेंट्स और उनके हिसाब से हम लोग कभी थे नहीं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम हमेशा चलता रहता था देश के लिए, और जब परिवार का मेरी त्याग मैरिज करना भी हुई तो पड़ता उससे मैं फौज में, तब मैं डिप्लॉयड ही था। सो स्पेशली इवन जब मैंने अपने बच्चों को ग्रो करते देखा, जो उनकी ग्रोइंग स्टेज, तो हम लोग जनरली बिकॉज ऑफ डिप्लॉयमेंट मैंने उनको हमेशा सोते ही देखा है। अब सुबह आप अगर पी स्टेशन में भी उनके साथ हो, सुबह आप 4 बजे उड़ जाओगे, 4 साढ़े 4 बजे आप अपनी पीटी पे चले जाओगे, वो बेचारे सो रहे होंगे, जब आप वापस आओगे तब वो स्कूल जा चुके होंगे, दोपहर को आप 3-4 बजे घर पहुंचोगे, वो सो रहे होंगे, रात को आप 10 बजे वापस आओगे, वो फिर सो रहे होंगे। तो मैंने उनको बस ऐसे बिस्तर पे सोते ही देखा। बट जब आप फौज की नौकरी कर रहे हो और जब आप उस लेवल पे ऑपरेशंस कर रहे हो, तो ये सैक्रिफाइसेस, यानी कि ये नॉर्मल है। मेरे को नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मैटर बनता है, बिकॉज आपने खुद ही वो नौकरी चुनी है, आप वो काम करना चाहते थे, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। सबसे पहले फौज में जाने के लिए फोर्स नहीं किया, फौज से स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए, वॉलंटियर के लिए नहीं किया। सो जब आप किसी चीज़ को चुनते हो तो उसके अच्छे और बुरे जो साइड्स हैं दोनों को लेते हो। तो ये कहावत सही है, एक फौजी के साथ उसके परिवार को भी त्याग करना पड़ता है। 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आप फर्स्ट बर्थडे, पहली एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी, दिवाली, होली, ये सब चीजें इन सब चीजों पे बिकॉज खत्म ही हो जाती यानी हैं। खत्म, जनरली ये नहीं होता कि आप हमेशा ही नहीं होते, बट देन कई बार आप होते हो, कई बार आप नहीं होते, बट आपको ये पूरी चीजें अपने उस पूरे लाइफ में लेनी पड़ेंगी, बिकॉज वो पार्ट एंड पार्सल है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ, सैटरडे संडे को इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, दिवाली वाले दिन मिलिटेंट अटैक नहीं करेंगे, वो चीज़ें है ही नहीं, तो फिर उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद टी या कॉफी? टी। टी, ये तो मेरे को तो वैसे पता था, लेकिन चाय, कॉफी मुझे नहीं अच्छी लगती। मिशन और वैल्यूज? मिशन। घर का खाना या मैस का? घर। स्पाइसी या सिंपल? सिंपल। जंगल या माउंटेन? माउंटेन्स। जिम या रनिंग? रनिंग। फैमिली या ड्यूटी? ड्यूटी। स्लीप या शावर? सोना। शावर का क्या करोगे? सही बात। शावर की कोई जरूरत नहीं है, सोना है। बेस्ट स्पेशल फोर्स इन द वर्ल्ड? स्पेशल एयर सर्विस, SAS। चाइना या पाकिस्तान, बड़ा खतरा कौन सा? चाइना। आर्मी लाइफ या सिविलियन लाइफ? सिविलियन लाइफ अभी, आर्मी आर्मी लाइफ पहले। दोनों लाइफ अच्छी है मेरे लिए, मेरे को दोनों अच्छी लगती ज्यादा है। कौन सी अच्छी? नहीं, मेरे को तो अभी भी अच्छी लग रही है। अभी की अच्छी होगी। सिविल लाइफ अच्छी है, अभी के लिए सिविल लाइफ अच्छी है। आपने अपनी सर्विस में कितने आतंकवादी मारे? पता नहीं है, ऐसा नहीं पता। टीम एफर्ट है, पूरा टीम एफर्ट टीम था। ने कितने मारे? अभी टीम्स बदलती होती रही, कई लोग कहीं नहीं। मैंने फायर फाइट्स में पार्टिसिपेट किया होगा 15-20। हाँ, यानी कि मैं फायर में रहा हूँ, कहीं में मिलिटेंट छूट गए, कहीं पे हमारी कैजुअलिटी हो गई, कहीं हमने मिलिटेंट मार दिए, बट कहीं मिस हो गया, मिस्ड कॉन्टैक्ट। बट ऐसे कितने मारे, ऐसा कुछ। आपका फेवरेट हथियार कौन सा है?
इंडिया में अगर हम अपनी स्पेशल फोर्सेस का देखें तो टेवोर है, और वर्ल्ड स्पेशल फोर्सेस में हेकलर एंड कोश है 416। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अगर भारत की रक्षा व्यवस्था में कोई एक चीज आपको बदलने का मौका मिले तो वो आप क्या बदलेंगे? रक्षा व्यवस्था में सोच, पहले वार करने की हम लोग कोशिश करते वेट ना करे पहले ही बार हाँ। पहलगाम का होने का वेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरा पहलगाम कर देते, लेकिन हम वो इंसिडेंट आने ना दें। हमारी सोच चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो सोचे उससे पहले अटैक कर दो। या सही बात है। फर्स्ट यानी इनिशिएटिव हमारे पास होना चाहिए। आप अगर लड़ाई में देखें, हमारे पास इनिशिएटिव कभी नहीं रहता। हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं, हमारी रिएक्टिव है। हमारे ऊपर पहले कुछ होता है, फिर हम कुछ करते हैं। बड़ों की एक कहावत है कि जो पहले मारेगा वही जीतेगा, तो बात सही है। वो बात सही है, बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि आपके पास इनिशिएटिव है, आपके पास पूरा मौका है उसको करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन, पॉडकास्ट पे बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बात करके। हरियाणा की याद ताज़ा हो गई मेरी दोबारा से। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।